हेलो एवरीवन। बेटा अब हम एक्सरसाइज चैप्टर 1 मैथ्स का चैप्टर 1 उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम एक प्राइम नंबर के रूट को जैसे √3 √2 √5 इनको इरेशनल प्रूफ करता है। एक तरीका तो ये था कि मैं इन्हें डिवाइड करती और इनकी वैल्यू निकालती रहती वो ना ख़त्म होंगी ना रिपीट होंगी, बट that's not the easy way to do it। बेटर ये है कि मैं सब प्राइम नंबर्स को एक ही तरीका सीख लूँ कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जब मैथ्स में हमें एक बात पता होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है और इसको प्रूव करना है इरेशनल, तो एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। इसमें क्या करते हैं, पहले हम अपने आप एक गलत बात सिलेक्ट करते हैं और फिर एंड में खुद को रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि √3 रैशनल है और क्वेश्चन शुरू कर दूँ और क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे पहुँच जाऊँ कि जिसमें मेरे कुछ पार्ट्स गलत हो जाएंगे, फिर मैं कहूँगी ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने शुरू में ही इसे गलत सपोज कर लिया था। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड एंड इट इज़ यूज इन मैनी प्रूव्स इन मैथ्स। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो उसे, सो पे अटेंशन। एक दो बार दोबारा करने से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि हम खुद को गलत साबित करेंगे, सो लेट्स से शुरू से ही हम गलत रखते हैं। हम बोलते हैं लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अब अगर √3 को आपने रैशनल माना तो इसका मतलब डेफिनेटली वो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाएगा। ये तो रैशनल होने की मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस होना पड़ेगा उसे। तो हमने बोला कि एक रैशनल नंबर है इसलिए मैं इसे p/q ले सकती हूँ। और एक बात याद रखना, q 0 नहीं होगा, किसी भी रैशनल नंबर में नीचे 0 नहीं आ सकता। एक और बात हमने लेट कर ली, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा। लोएस्ट फॉर्म में मतलब इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको 2 से कट कर पाऊँ, 3 से कट कर पाऊँ, तो इसे ये आपस में को प्राइम्स हैं, जिसका मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है कटिंग वाले। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज √3 को आप एक रैशनल नंबर मान लो और 3 रिक्वायरमेंट्स बताना। एक कि वो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, 2 कि q 0 नहीं हो सकता, और थर्ड कि ये दोनों p और q को प्राइम्स हैं, इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, इतना ये स्टेप जो है कॉमन है सब क्वेश्चंस के लिए। तो इतना करने के बाद अब मैंने लिख लिया कि जो √3 है वो p/q के बराबर है और इसे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया। आप पहले इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर करने से 3 = p²/q² बन गया। अब q² को इधर ले जाऊं तो 3q² = p² बन गया। सम वेरी चाइल्डिश स्टेप्स लुक लाइक। लेकिन इस स्टेप के बाद मुझे एक इन्फ्रेंस निकालनी है। इसमें लिखा हुआ है कि p² जो है वो 3 का मल्टीपल है। So we say 3 is a factor of p²। ठीक, और इसका मतलब है 3 is a factor of p also। जब किसी के स्क्वायर में 3 आ रहा है तो उसका मतलब उसकी नॉर्मल वैल्यू में भी 3 आएगा। तो लिखने का तरीका ये है, 3 is a factor of p², 3 is a factor of p also। कुछ लोग इसे उल्टा लिख देंगे, ऐसे बोलेंगे कि p² has a factor 3, p has a factor 3। बात एक ही है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं चल रहा है, जैसे समझ आ जाए वैसे लिखें। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर 3 आता है p में तो मैं p को लेट करना चाहती हूँ एज समथिंग टू डू विथ 3। तो मैंने बोला कि p को लेट कर रही हूँ 3m के बराबर। m का अगेन जैसे पिछली सब वीडियोस में भी मैं बता रही हूँ कि m का कोई एक वैल्यू नहीं होता। m का मतलब हो गया कोई ऐसा नंबर जिसके अंदर 3 में डाला जाए तो मल्टीपल बन जाए वो 3 का, राइट। p इज़ नाउ इक्वल टू 3m। फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, 2 बार स्क्वायरिंग करना होता है इस क्वेश्चन में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, p² कट। ओके, इसमें स्टेप चेंज कर रही हूँ टू मेक इट ईजी। हमने जो p की वैल्यू ढूंढी है, स्क्वायरिंग अभी मत करिए, अगले स्टेप में अपने आप हो जाएगी। सो p की वैल्यू जो 3m लिया, उस p की वैल्यू को पीछे वाले p की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी जहाँ p लिखा है वहाँ अब मुझे p नहीं लिखना, 3m लिखना है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर रही हूँ। 3q² = p नहीं लिखना,
और स्क्वायर, p की जगह क्या लिखना है 3m, सो 3m और उसका स्क्वायर। खोल के बना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। इसमें से एक 3 तो कैंसिल हो गया, सो वी हैव q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इससे पता चलता है दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, या फिर 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब दो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। पहले आप बोल रहे थे 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, अब बोल रहे हो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, जिसका मतलब होता है दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3। यही बात तो हुई, जब p के पास भी 3 है, q के पास भी 3 है, तो आप लिख सकते हो दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3। इसका मतलब हो गया कि ये तो कोप्राइम्स ही नहीं है। हमने तो पहली लाइन में बोला था कि p एंड q के पास कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो दैट वुड मीन दैट, बट दैट मीन्स, इसके बाद आप लिख सकते हो दैट मीन्स अवर सपोजिशन, या फिर कुछ लोग लिखते हैं assumption was wrong। आप पहले कह रहे थे वो उनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, वो कोप्राइम्स हैं, बाद में खुद ही कहने लग गए कि भाई ये तो इनके पास तो कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब हम तो शुरू से ही गलत थे। दैट मीन्स our supposition या फिर our assumption was wrong, which indicates that √3 is not a rational number जैसे कि हम मान रहे थे। Actually it is a irrational number. That's it. एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, क्या करिएगा, पहले √3 को p बाई क्यू मानना और बोलना कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, फिर इसे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग कर लेना, इससे p का फैक्टर 3 मिल जाएगा। और जब p को हम नए तरह से फिर से लेट करेंगे 3 का फैक्टर, उस वैल्यू को पीछे पुट करेंगे तो पता चलेगा कि q में भी 3 आता है। और अगर p और q दोनों में 3 आता है तो इसका मतलब हमारी तो शुरुआत ही गलत हो गई जब हमने उनको कोप्राइम्स माना था। कोप्राइम्स अगर हम मानते थे तब वो रैशनल नंबर थे, अगर वो कोप्राइम्स नहीं है तो फिर हमारी पूरी सपोजिशन रॉन्ग है। √3 रैशनल नहीं है, √3 इरैशनल है। दैट्स इट।